स्वागत है आप सभी का माही की पाठशाला में पढ़ो पढ़ाओ की महफिल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपके उत्सर्जन के बारे में। जो उत्सर्जन तंत्र होता है वो उसके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि आपके हर किसी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात होती है तो उसमें आपके उत्सर्जन से काफी क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं किडनी के बारे में और नेफ्रॉन के बारे में, और जो जनरल इंट्रोडक्शन होता है उत्सर्जन तंत्र का उसके भी बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि उत्सर्जन तंत्र होता क्या है। इससे पहले आपको एक बात बता देते हैं क्लास शुरू करने से पहले कि आप हमारे क्लास को लाइक करें तथा चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द मिल जाए और हमारी क्लास का जो आनंद है आप बड़े इंटरेस्ट से ले सके। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि भाई आज हम पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन। क्या उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जन रिलेटेड कितने क्वेश्चन बनते हैं उनकी भी बात करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं आज की हम क्लास में। तो एक शायरी हो जाती है कि मत सोच जिंदगी के बारे में दोस्त इतना, क्या मत सोच जिंदगी के बारे में दोस्त इतना, जिसने तेरे को जन्म दिया उसने भी क्या सोचा होगा तेरे जिंदगी के बारे में। तो दोस्तों इसी के साथ हम आपकी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं कि उत्सर्जन तंत्र होता क्या है। देखिएगा आपके शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे मैं बात करूं मूत्र की, पसीने की, जो आपका मल होता है, ये सब क्या है आपके उत्सर्जी पदार्थ है। और इन उत्सर्जी पदार्थों को जो शरीर से परित्याग करना क्या कहलाता है, उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। और उस उत्सर्जी पदार्थों को बनाने में या उसको त्यागने में जो अंग काम लेते हैं वो होते हैं उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। तो दोस्तों मैं बात करता हूं सबसे पहले उत्सर्जन। क्या उत्सर्जन मानव शरीर में नाइट्रोजन युक्त तथा कुछ कार्बनिक पदार्थों का त्यागना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा है, अगर आपके जो कोई फैक्ट परिभाषा है उत्सर्जन की तो वो ये है कि मानव शरीर से नाइट्रोजन युक्त तथा कुछ कार्बनिक पदार्थों का त्यागना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। अब आता है कि सर नाइट्रोजन युक्त ऐसे पदार्थ या ऐसे जो हमारे शरीर के पदार्थ या यौगिक है जिसमें किसकी मात्रा होती है, नाइट्रोजन की मात्रा होती है। और जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं इनकी जो हैवी मात्रा होती है तो ये शरीर में क्या होते हैं, विषाक्त होने लगते हैं या शरीर में इसमें विष फैलने लगते हैं। इसलिए इसको क्या करना पड़ता है, शरीर से परित्याग करना पड़ता है। अगर ये ज्यादा देर हमारे शरीर में रह जाते हैं तो हमारे शरीर में क्या हो जाते हैं, जहर बन जाता है। इसलिए इसको क्या करना पड़ता है, परित्याग करना पड़ता है या उत्सर्जन करना पड़ता है। तो दोस्तों हमारे शरीर में क्या नाइट्रोजन युक्त तथा कुछ कार्बनिक युक्त, जैसे नाइट्रोजन युक्त में कौन सा हो गया, एक तो यूरिया हो गया, आपका अमोनिया हो गया, केरेटिन हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये क्या है आपके नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। और ये नाइट्रोजन युक्त कैसे होते हैं इसकी भी हम बात करेंगे। और कुछ आते हैं कार्बनिक पदार्थ, कुछ कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं, जैसे मैं बात करूं किसके, आपके CO2 की, ये क्या है आपका कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, अब आता है कि इसमें भाग लेने वाले अंग क्या कहलाते हैं, आपके उत्सर्जी भाग लेने वाले अंग। और जो नाइट्रोजन पदार्थ बनने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, उत्सर्जी तंत्र। और जो इसमें भाग लेते हैं अंग, जैसे मैं बात करूं किडनी की, किडनी क्या है आपका उत्सर्जी अंग है। किडनी के द्वारा किसका निर्माण होता है, आपके मूत्र का निर्माण होता है। बात करूं मैं आपके लीवर की, लीवर के द्वारा किसका निर्माण होता है, आपके यूरिया का निर्माण होता है। ठीक है, यूरिया अमोनिया में फॉर्मेशन कहां पे होता है, आपके लिवर के अंदर होता है। बात करूं मैं आपके त्वचा की, तो त्वचा क्या करता है, आपके शरीर से पसीने को बाहर फेंकता है। गर्मियों में क्या होता है, पसीना आया शरीर से बाहर कौन सोखता है, त्वचा भी करती है। तो ये त्वचा क्या हो गया, आपका उत्सर्जी अंग हो गया। इसके बाद में बात करूं आपके सिबम, जो पसीने, एक त्वचा की बार और होती है जो आपके शरीर के जो फोड़े फुंची होते हैं, जो सिबम होता है वो क्या है आपका उत्सर्जी पदार्थ है। अब मैं बात करूं जो बुढ़े लोग होते हैं, फेफड़े भी क्या होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। फेफड़े क्या करते हैं, CO2 को बाहर फेंकते हैं, O2 को लेते हैं। और एक बात बताऊं, जो बुढ़े लोग होते हैं उनको देख लेना आप, ये किस कारण करते हैं, क्योंकि उसके शरीर के अंदर क्या है, फेफड़ों के अंदर बलगम पड़ रखा है। वो क्या है आपका उत्सर्जी पदार्थ है। और वो ही बलगम क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। और उसको जो परित्याग करते हैं वो क्या है, उत्सर्जन कहलाता है। तो आपके कई लोगों ने सुना होगा, बुढ़े लोग होते हैं ना,
तो ये क्या है, बलगम है, और बलगम क्या है, उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो दोस्तों अब आता है कि मानव शरीर में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी उत्सर्जन पदार्थ होते हैं। भाई ये मानव शरीर के अंदर जब हम बात कर रहे हैं मानव शरीर की, तो मानव शरीर के अंदर क्या होते हैं, 4 प्रकार के नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं उन नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों के बारे में। तो सबसे पहले नंबर 1 पे आता है आपको अमोनिया। क्या आता है, अमोनिया। ठीक है, अब ये अमोनिया क्या होता है, इस अमोनिया के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ। कि सर ये अमोनिया कैसा होता है, इसकी गंध कैसी होती है, तो आपको हम बड़ी एक छोटी सी बात सुनाते हैं। आप जाते हो रेलवे स्टेशन, क्या करते हो, रेलवे स्टेशन जाते हो, तो वहां पे कुछ दीवार बनी होती है, और उस दीवार पर लोग इतना मूतते हैं, इतना पेशाब करते हैं कि पेशाब करते करते वो जब क्या होता है कि यूरिया, पहले क्या होता है, आप जब पेशाब करते हो तो उसमें क्या होता है, यूरिया होता है। क्या होता है, यूरिया होता है। और जब वो यूरिया जब थोड़ी देर डालते, जैसे कि कोई बंदा गया उस पर क्या डाल के आ गया, पेशाब करके आ गया दीवार पे, तो वो थोड़ी देर बाद क्या यूरिया किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके इस अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। और 4-5 साल तक वहां पे मूते पेशाब करते करते वो दीवार क्या होती है, धीरे धीरे गिर जाती है। किस कारण गिर जाती है, वो अमोनिया के कारण ही गिर जाती है। तो रेलवे स्टेशन पे, और उस पे क्या आती है, बदबू आने लगती है, बहुत ही गंदी बदबू और स्मेल आने लगती है। इसके बाद आता है आपके यूरिया, जो आपका मानव का जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है वो क्या है, यूरिया है। अब आता है कि सर ये नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ कैसे हुआ, तो मैं बात करूं मेरे दोस्त, क्योंकि जो यूरिया का जो रासायनिक फॉर्मूला होता है वो होता है NH2CONH2। ठीक है, और इस NH2 में देखिएगा नाइट्रोजन के जो एमीन समूह है, तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन को प्रदर्शित कर रहा है या नाइट्रोजन को डिनोट कर रहा है, तो इसमें क्या हो गया, नाइट्रोजन की मात्रा हो गई। इसके बाद आता है आपका यूरिक एसिड। क्या आता है, यूरिक एसिड। और ये जो यूरिक एसिड है इसका जो रासायनिक फॉर्मूला है C5 हाइड्रोजन 4 नाइट्रोजन 4 और ऑक्सीजन 3। तो देखिएगा यहां पे नाइट्रोजन के कितने अणु हैं, 4 अणु हैं। अगर इसके अंदर नाइट्रोजन के 4 अणु हैं तो ये क्या हो गया, आपके नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ। ठीक है, इसके बाद आता है आपका किरेटिन। क्या आता है, किरेटिन। ठीक है, इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है C4 हाइड्रोजन 7 और नाइट्रोजन की मात्रा होती है आपके 3। तो इसलिए इसे भी क्या कहते हैं, नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ। क्या कहते हैं, नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ। इसके बाद आता है कि मानव शरीर है। क्या, मानव शरीर के 4 प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। कितने, 4 प्रकार के। मुख्य तो 4 होते हैं, वैसे 5 भी होते हैं, 6 भी होते हैं, लेकिन हमें किसके बारे में जानना है, चारों के बारे में। कौन कौन से होते हैं, देखिएगा नंबर 1 पे यहां पे आता है आपका लीवर। क्या आता है भाई, लीवर। और ये लीवर को हिंदी में कहते हैं यकृत। क्या कहते हैं भाई, यकृत। अगर हमारे शरीर का 70% जो रासायनिक केमिकल्स हैं उसका जो निर्माण होता है वो कहां पे होता है, आपके लीवर के अंदर होता है। तो मैं देखिएगा यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं, उत्सर्जी अंग के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, लीवर या यकृत के बारे में। देखिएगा यकृत क्या करता है, हमारे शरीर में क्या बनता है, यूरिया बनता है। क्या बनता है, पहले यूरिया, लीवर के अंदर सबसे पहले क्या बनता है, यूरिया बनता है। और ये जो यूरिया है किसमें बदल जाता है, आपके अमोनिया के अंदर बदल जाता है। तो ये क्या हो गया, आपके उत्सर्जी अंग हो गया, क्योंकि यूरिया किसमें बदल रहा है, अमोनिया में। और यूरिया का भी निर्माण हो रहा है और अमोनिया का भी निर्माण कहां पे हो रहा है, आपके लीवर के अंदर। ठीक है, इसके बाद आता है नंबर 2 पे आपके क्या, फेफड़े। क्या आता है, फेफड़े। फेफड़ों के द्वारा क्या होता है, CO2 को बाहर त्यागते हैं। CO2 आपका क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है, जो किसमें घुला होता है, आपके ब्लड के अंदर घुला हुआ होता है। और फेफड़ों के द्वारा इसको क्या किया जाता है, शरीर से परित्याग कर दिया जाता है और O2 को फेफड़ों के द्वारा शरीर के अंदर ले लिया जाता है। तो ठीक है, इसके बाद देखिएगा दोस्तों, जो फेफड़ों द्वारा क्या किया जाता है, बलगम का उत्सर्जन किया जाता है। जब आपको सर्दी जुकाम लग जाती है तो आपको शरीर से क्या निकलती है, कफ बाहर आती है। क्या आती है, कफ बाहर आती है। और वो कफ कैसी आती है, आपके लसलसी होती है। और जब आपको छींक आती है या खांसी आती है तो उसके साथ क्या आता है, बलगम आता है। क्या आता है, बलगम आता है। और उस बलगम को क्या करते हैं, हम शरीर से परित्याग करते हैं। वो क्या है, आपका उत्सर्जी पदार्थ है। ठीक है, अब बात करते हैं, जब बुढ़े लोग होते हैं उनको तो आपके सर्दी गर्मी कभी भी देखो उनसे समूह से बलगम तो गिरता ही रहता है। जहां कहीं भी देखो
ये बलगम गिरा दिया, पतासे की तरह यहाँ पे डाल दिया, ये क्या है, बलगम है। इसी बलगम को क्या कहते हैं, उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। किसका, मानव शरीर का। और आपके एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन की मानव का उत्सर्जी पदार्थ बलगम शरीर के किस भाग से त्यागा जाता है, तो आपका उत्तर होगा लंग्स या फेफड़े। तो फेफड़ों की भी डिटेल से पढ़ेंगे, वो लंग्स के जो श्वसन तंत्र होगा उस समय बात करेंगे, यकृत का भी हम बात करेंगे बाद में जब लीवर पढ़ेंगे उस समय। अब आता है नंबर 3 किडनी। इसकी तो बात आज करने वाले हैं ही। किडनी के द्वारा किसका निर्माण होता है भाई, आपके मूत्र का निर्माण होता है। क्या होता है, मूत्र का निर्माण होता है। और वो मूत्र का निर्माण कैसे होता है उसकी भी इसके आगे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसमें क्या होती है, किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होता है, ग्लोमेरुलस, बुमन संपुट, समीपस्थ कुंडली नलिका, दूरस्थ कुंडली नलिका, हैनले का लूप, इन सब की बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन का अर्थ होता है रक्त का छन्नीकरण, मतलब रक्त के अंदर जितने भी मिनरल्स होते हैं, ग्लूकोज होती है, खनिज लवण होते हैं, जितने भी अशुद्धियां होती हैं वो सब क्या पे फिल्टर होती हैं, आपके किडनी के अंदर होती हैं। लेकिन जब रक्त के शुद्धिकरण की बात आती है तो हम क्या पढ़ेंगे, उसमें फेफड़े पढ़ेंगे। फेफड़ों की बात अलग होगी जब श्वसन तंत्र पढ़ेंगे। अभी आपको क्या पढ़ना है, किडनी के बारे में पढ़ना है। किडनी के अंदर किस प्रकार फिल्ट्रेशन होता है और रक्त किस प्रकार वापस शरीर में चला जाता है, नेफ्रॉन में किस प्रकार प्रवेश करता है, कौन सी अभिवाही आती है और अपवाही क्या आती है, इन सब की बात हम किसमें करने वाले हैं, आज इस किडनी में। तो आज का जो हमारा चैप्टर है ये किडनी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, काफी क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आता है नंबर 4, क्या, स्किन। क्या आता है, स्किन। देखिएगा आपका शरीर क्या है, ये पूरा जो बाहर का भाग जो आपको ये जो चमड़ी दिखाई दे रही है, क्या है, त्वचा है, ठीक है। इसके द्वारा भी क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ का उत्सर्जन किया जाता है। अब मैं बात करूं आपके उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 पे आता है पसीना। क्या आता है, पसीना। आप देखिएगा, आपके गर्मियों में ब्लैक शर्ट पहन के बाहर खड़े हो धूप में, हाँ सर हम ब्लैक शर्ट के धूप पे, आपको इतना पसीना हुआ कि एक बार तो आपका शर्ट पूरा भीग गया। भीगने के बाद आप जब वापस ठंड में जाओगे, आप या किसी एसी में चले गए या आपको जैसे टेम्परेचर अच्छा मिल गया, तो आपका जो कमीज है वो सूखेगा, तो उस पे क्या बनेगा, धौली धौली पपड़ी बनेगी, या सफेद सफेद जो पपड़ी आती है या व्हाइट कलर की जो पपड़ी आती है वो क्या कहलाती है, आपके जो नमक होता है, क्या होता है, लवण होता है। और उसी लवण को क्या कहते हैं, आप नमक के रूप में भी जान सकते हो। तो वो क्या है, पसीना आपका जो आपकी जो नमक की तरह जो साल्ट है, लवण है, वो पसीने के साथ आया, वो क्या है, आपका उत्सर्जी पदार्थ है। क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। इसके बाद मैं बात करूं पिंपल्स, क्या, पिंपल्स। आपके शरीर, आपके चेहरा है, चेहरे पे छोटी छोटी फुंसियां होती है या पिंपल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, आपका उत्सर्जी पदार्थ होता है। अब मैं बात करूं एक पिंपल्स के साथ आता है आपके त्वचा में सीबम। क्या होता है, सीबम। अब आता है कि सर ये सीबम क्या होता है, तो मैं बात करूं सीबम की, तो आपका जो ये नाक है, क्या है, नाक है। अब इस नाक को मैं देखिएगा जैसे ही इसे जोर से दबाऊंगा तो इससे कुछ उत्सर्जी पदार्थ निकलेंगे। तो वो उत्सर्जी पदार्थ क्या है, आपका क्या है, आपका उत्सर्जी पदार्थ है, वो क्या कहलाता है, सीबम कहलाता है। और मैं बात करूं कान से जो वैक्स आते हैं, जो ठेठी कहते हैं जिसे, कान की ठेठी जो वैक्स होती हैं, जो मोम होती हैं, वो भी क्या है, आपका उत्सर्जी पदार्थ होता है। और आपके मैं बात करूं जो आंखों की जो अश्रु ग्रंथि है, वो भी क्या करती है, आंसुओं का जो निर्माण है, जो आंसू का जो पानी आता है, वो भी क्या है, आपका उत्सर्जी पदार्थ है। और जो सर्दियों के समय जो आपका नाक बहता है, नाक से जो पानी गिरता है, सर्दियों में तो सभी का देख लो नाक उत्सर्जी पदार्थ, नाक में तो नाली दट्टी हुई रहती है, क्योंकि वो क्या है, आपका उत्सर्जी पदार्थ है। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि जो उत्सर्जन पदार्थ है या जो उत्सर्जन का जो कार्य क्या है, जो हमारे शरीर में उत्सर्जन क्यों करते हैं, शरीर का बेनिफिट क्या है इसमें कि भाई उत्सर्जन किया, उत्सर्जन क्यों किया, इसका जो बेनिफिट तो कुछ कुछ होना चाहिए। तो अब हम बात करने वाले हैं कि बेनिफिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या, बेनिफिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो मैं उत्सर्जन तंत्र के जो लाभ होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे पहले उत्सर्जन तंत्र क्या करता है, हमारे शरीर के जल का संतुलन बनाए रखता है। हमारे शरीर का जो बॉडी में जो वाटर का जो कंट्रोल है, वो बराबर लेवल है जो वो बराबर रखती हैं। और उसके साथ क्या करती हैं, हमारे शरीर का पीएच मान बनाए रखती है। इसके बाद आती हैं जो मानव शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो कौन बनाए रखती है, हमारे शरीर के जो टेम्परेचर है। इसका कारण है कि जो हमारे उत्सर्जी पदार्थ है वो टाइम टू टाइम बाहर एक्सट्रैक्ट कर देते हैं या त्याग देते हैं, जिससे कि हमारा जो शरीर का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल बना रहे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका साल्ट बैलेंस। साल्ट का अर्थ होता है लवण। क्या होता है, लवण। हमारे
हमारे शरीर में जो लवणीय पदार्थ हैं जो उनका जो बैलेंस है वो बराबर बना रहे। इसके बाद आता है एसिड बेस के भाई हमारा शरीर में जो एसिड अम्ल जो क्षार है उनका भी कंट्रोल बराबर रहे। ये तो हो गया आपके बेनिफिट ऑफ उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, इसके बाद आता है आपके कि जो कुछ उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जैसे पक्षियों में अलग होते हैं, पक्षियों में कौन से अंग होते हैं, पक्षियों में कौन से उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। हमारे अंदर जैसे यूरिया है तो हम क्या हो गए, यूरियोटेलिक हो गए। जैसे मैं बात करूं मकड़ी जो चीट बिच्छू मकड़ी है इनमें क्या होते हैं, ग्वानिन होते हैं, तो ये क्या हो गए, ग्वानियोटेलिक हो गए। और मैं बात करूं आपके मानव में यूरियोटेलिक हो गए। अब मैं बात करूं मछलियों की, तो मछलियां और जलीय जीव है जिसका उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया है तो ये क्या हो गए, अमोनियोटेलिक हो गए। तो आपके 4-5 कुछ एग्जाम में पूछे जाते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको मैं आपको बोर्ड पे बताता हूं। जैसे कुछ उत्सर्जी पदार्थ और उसके साथ उसके जीवों के नाम। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कि अमोनियोटेलिक क्या होते हैं, यूरियोटेलिक क्या होते हैं, यूरिकोटेलिक क्या होते हैं और ग्वानियोटेलिक क्या होते हैं। तो मैं सबसे पहले मैं बात करूं क्या अमोनियोटेलिक, क्या कि भाई जिसमें अमोनियोटेलिक के अंदर किसके कौन से जानवरों को रखा गया है या कौन से जीव जंतुओं को रखा गया है। तो मैं सबसे पहले मैं बात करूं अमोनियोटेलिक। ठीक है, अमोनियोटेलिक किसे कहते हैं, वो जीव जिसके अंदर उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, अमोनिया होता है। क्या, जिसमें अगर उत्सर्जन में अमोनिया होता है उत्सर्जी पदार्थ के रूप में तो उसे क्या कहते हैं, अमोनियोटेलिक है। आपके 1 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो जीव जिसमें उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है वो क्या कहलाता है, तो आपका होगा अमोनियोटेलिक। आंसर क्या होगा, अमोनियोटेलिक। ठीक है, अब आता है कि सर ये जो अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ है किसमें पाया जाता है, तो आपके में जितनी भी फिश होती हैं या जो मछलियां होती है, क्या जो समुद्री मछलियां होती हैं उसमें क्या पाया जाता है, उत्सर्जी पदार्थ आपके अमोनिया पाया जाता है। उसके साथ आपके एक मछली में आता है ऑक्टोपस, क्या आता है, ऑक्टोपस आता है। और इस ऑक्टोपस का जो ब्लड का जो रंग होता है वो कैसा होता है, नीला होता है। कैसा होता है, नीला होता है। और वो नीला किस कारण होता है, हीमोसाइनिन एक पिगमेंट आता है। आपके जो रक्त का जितने भी जो कलर होते हैं हमारे शरीर के किसी भी पार्ट का वो कौन कहता है, एक पिगमेंट या वर्ण के कारण होता है। तो इस रक्त का जो ब्लू रंग होता है या नीला रंग होता है वो किस कारण होता है, हीमोसाइनिन एक पिगमेंट के कारण होता है। जबकि हमारा जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, और जो जितने भी जलीय, और इस ऑक्टोपस का अर्थ होता है, ऑक्टा का अर्थ होता है 8 और पस का अर्थ होता है भुजा। जिनकी जो ऑक्टोपस की जो संरचना होती है 8 भुजा युक्त होती हैं। और जो जलीय जीव जितने भी होते हैं जो समुद्र के अंदर जल में पाए जाते हैं जैसे गोंगा हो गया, पायला हो गया, ये सब क्या होते हैं, आपके अमोनियोटेलिक के अंदर आते हैं। आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है, अमोनियोटेलिक का उदाहरण है, तो आपका उत्तर क्या होगा, या तो कोई फिश होगा उसका उदाहरण या उसका ऑक्टोपस या जलीय जीव। ठीक है, या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जलीय जीवों में कौन सा उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो आपका उत्तर होगा अमोनियोटेलिक। क्योंकि आपको बड़े कॉन्सेप्ट से तैयार करना है, एक एक चीज को बड़े कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि किस्मत खराब होती है तो कैसे भी आ सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है नंबर 2 पे आपके यूरियोटेलिक। क्या आता है, यूरियोटेलिक। तो दोस्तों यूरियोटेलिक क्या होता है, वो जीव जिसमें क्या यूरिया उत्सर्जी पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं, यूरियोटेलिक कहते हैं। तो यूरिया, तो इसका जो यूरिया का जो रासायनिक फॉर्मूला होता है NH2CONH2, क्या NH2CONH2। और ये जो यूरिया है जो प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाला प्रथम कार्बनिक पदार्थ है, क्या प्रथम कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, प्रथम कार्बनिक पदार्थ कौन सा हो गया, आपके जो प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला आपका यूरिया होता है। अब जो ये यूरिया है कौन कौन त्यागता है इस यूरिया को, एक तो मैं बात करूं मानव, हमारा जो मूत्र होता है इसमें क्या होता है, यूरिया ज्यादा होता है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, यूरिकोटेलिक कहते हैं। और जो जानवरों में भी क्या होता है, यूरिया होता है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, यूरिकोटेलिक। तो आपको एग्जाम में कौन से एग्जाम्पल याद रखना है, एक तो आपके उदाहरण के भाई यूरिकोटेलिक के उदाहरण कौन से है, तो आपका हो गया होमो सेपियंस एंड एनिमल्स। होमो सेपियंस यानी कि मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं नंबर 3 पे आता है यूरिकोटेलिक। क्या आती है, यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक में क्या होता है, वो जीव या एनिमल्स जिसमें क्या पाए जाते हैं, यूरिक एसिड उत्सर्जी पदार्थ के रूप में पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, यूरिकोटेलिक कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल आते हैं जितने भी उड़ने वाले होते हैं, जो फड़ करके उड़ने वाले होते हैं, आकाश में ऐसे उड़ते हैं, उसका जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो क्या होता है, आपके
यूरिक एसिड होता है। जितने भी बर्ड्स होती हैं वो क्या होती हैं, यूरिकोटेलिक होती हैं। क्या होती हैं, यूरिकोटेलिक होती हैं। ठीक है, इसके बाद नंबर 4 पे आता है आपको ग्वाइनोटेलिक, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तो सारे को याद होती है, लेकिन ये कई बार एग्जाम में पूछ रखा होता है, आपका दिमाग फ्यूज हो जाता है, अरे यार सर ये तो आपने करा ही नहीं, ग्वाइनोटेलिक कहां से आ गया। तो देखिएगा, जिसमें ग्वानिन क्या होता है, ग्वानिन होता है उत्सर्जी पदार्थ, तो वो क्या कहलाते हैं, ग्वाइनोटेलिक। और इसके सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके एग्जाम्पल कि भाई ग्वाइनोटेलिक के उदाहरण कौन से हैं, तो आपके आती है मकड़ी। जितनी भी चींटियां मकड़ियां होती हैं जो इधर उधर भागती हैं आपके घरों के अंदर, उसमें क्या होता है, ग्वाइनिन। क्या होता है, ग्वाइनिन। जो उसका जो मूत्र होता है उसमें क्या होता है, ग्वानिन होता है। और मैं बात करूं बिच्छू की, तो बिच्छू में भी क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ ग्वानिन होता है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, ग्वाइनोटेलिक। क्या कहते हैं भाई, ग्वाइनोटेलिक। ये आपके इंपोर्टेंट कॉपी क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं किडनी, वर्कक, गुर्दा क्या होता है, डायलिसिस क्या होता है, उन सब की बात करेंगे कि गुर्दे की संरचना क्या होती है, गुर्दे में कौन कौन से भाग होते हैं, कहां पे फिल्ट्रेशन होता है। तो अब हम बात करने वाले हैं गुर्दे की। अब हम बात करने वाले हैं कि जो उत्सर्जन तंत्र होता है, उस उत्सर्जन तंत्र में जो मुख्य पार्ट होता है किडनी का, जो मानव शरीर का जो उत्सर्जन तंत्र के जो अंग है, जिसमें किडनी जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि किडनी के द्वारा सबसे ज्यादा विषैले पदार्थों का जो परित्याग किया जाता है, उसका जो फिल्ट्रेशन करती है किडनी, किस प्रकार फिल्ट्रेशन करती है उसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, किडनी के बारे में। आज की जो इस क्लास में जो किडनी होती है, जो किडनी की जो संरचना किस प्रकार होती है, ठीक है, आज हम किडनी की संरचना पढ़ेंगे। तो देखिए आपकी जो किडनी होती है मानव शरीर में, इनकी जो संख्या होती है कितनी होती है, मानव शरीर में एक जोड़ी। कितनी होती है, एक जोड़ी, यानी कि मैं संख्या में कह सकता हूं 2 किडनी होती हैं। और जोड़ी में पैर की बात करूं तो एक पैर होती है। ठीक है, तो देखिए मानव शरीर में एक पैर किडनी होती है। और जो ये दोनों और इसके ऊपर एक जो ये संरचना होती है किडनी के ऊपर, ये होती है आपके अधिवर्कक ग्रंथि। क्या होती है, अधिवर्कक ग्रंथि होती है। और इस ग्रंथि को हम जब ग्रंथि वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसके बारे में बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। आज हम ये जान लेते हैं कि जो किडनी के ऊपर जो ग्रंथि पाई जाती है, अधि का ऊपर होता है, अधि का अर्थ होता है वर्क, ऊपर, यानी वर्कक, अधि वर्कक, यानी कि वर्कक के ऊपर जो यहाँ पे जो ग्रंथि पाई जाती है वो होती है आपके अधिवर्कक ग्रंथि। अब हम पढ़ेंगे कि किडनी की संरचना कुछ इस प्रकार होती है। तो देखिएगा जो किडनी होती है, और जो किडनी का जो सबसे बाहरी भाग होता है वो क्या कहलाता है, आपके कॉर्टेक्स। क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं आपको वल्कुट। हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों बताते हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी हिंदी में होता है और कभी इंग्लिश में भी आ रखता है। तो आपको कॉर्टेक्स भी याद रखना है और क्या साथ में रखना है, वल्कुट भी याद रखना है। इसके बाद आता है कि भाई जो कॉर्टेक्स तो सबसे बाहर का भाग होता है, जो अंदर का भाग कहलाता है, क्या कहलाता है, जो किडनी के जो अंदर का भाग है वो मध्यांश कहलाता है हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं मेडुला। क्या कहते हैं, मेडुला, और हिंदी में कहते हैं मध्यांश। एक और होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, जो आपके जो मस्तिष्क का जो पीछे वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। आपने एक फिल्म देखी होगी नाना पाटेकर की, वो नाना पाटेकर ऐसे लगाता है थप्पड़ को, वो बोलता है डायलॉग नाना पाटेकर के, बच्चे इधर ना मार, इधर छोटा मस्तिष्क है। क्या है, इधर ना मारियो, इधर क्या है, छोटा मस्तिष्क है। जैसे ही गर्दन पे से चाटा मारता है, कहता है बच्चा इधर ना मारियो, इधर छोटा मस्तिष्क है, मस्तिष्क से हम सहन नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है आपकी कि भाई जो एक किडनी है, इस किडनी के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है, झिल्ली। उस झिल्ली को क्या कहते हैं, फेफड़े की झिल्ली पल्लूरा होती है, और हृदय की झिल्ली पेरिकार्डियम होती है। उसी प्रकार जो आपकी जो किडनी होती है, उस किडनी की जो झिल्ली होती है, चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, उसे कहते हैं आपके पेरिटोनियल। क्या कहते हैं, पेरिटोनियल झिल्ली। कौन सी मेम्ब्रेन, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन पाई जाती है किसके, किडनी के चारों ओर। ठीक है, इसके बाद आता है कि ये तो हो गई संरचना। अब आता है कि जो किडनी के जो मध्य है, मध्य भाग में कौन सी चीजें पाई जाती हैं। तो आपकी जो किडनी के अंदर सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, नेफ्रॉन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, नेफ्रॉन। वो कैसे होती है, जिस प्रकार जलेबी का गुच्छा होता है ना, ये जो मैंने जलेबी की तरह बनाई है, ये क्या है, आपके नेफ्रॉन है। क्या है, नेफ्रॉन, जो किडनी की क्या है, इकाई है, संरचनात्मक
संरचनात्मक और क्रियात्मक फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट कौन सी है? आपकी नेफ्रॉन है। ठीक है, ये हो गई आपकी किडनी की संरचना। और यहाँ जो भाग होता है ये भाग कहलाता है आपका क्या? हाइलम। क्या कहलाता है? हाइलम कहलाता है। और सबसे ज्यादा यूरिया या जो मूत्र है वो किसमें पाया जाता है? आपके हाइलम वाले भाग में। किसमें? इस हाइलम वाले भाग में। एक एक चीज नोट करते रहना साथ में। और इसके बाद आता है कि भाई ये जो किडनी की जो संरचना तो हो गई, और जब ये किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेशन हो गया, किसका? ब्लड का फिल्ट्रेशन हो गया, जिसमें अवांछनीय पदार्थ को तो परित्याग कर दिया जाता है, और जो वापस जो यूजुअल चीजें होती हैं उसको वापस किसमें भेज दिया जाता है? ब्लड के साथ पूरे शरीर में सर्कुलेट कर दिया जाता है। अब जो ये अवांछनीय पदार्थ जो जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं होती है, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, किडनी के द्वारा किसमें भेज दिए जाते हैं? मूत्रवाहिनी में। ये जो मूत्रवाहिनी है, यूरेट्री है, इसमें भेज दिया जाता है। और ये जो मूत्रवाहिनी है आगे जाके किसमें खुलती है? मूत्राशय में। और जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो आपका यूरिन है, क्या है आपका अपशिष्ट पदार्थ? यूरिन है। वो यूरिन यहाँ पे कितना 1 से 2 घंटा रुकता है, किसमें? मूत्राशय में जमा होता है। कितने? किसमें? मूत्राशय में जमा होने के बाद जब मूत्राशय पूर्ण रूप से भर जाता है तो मूत्र मार्ग द्वारा इसे क्या कर दिया जाता है? हम यूरिन के रूप में बाहर त्याग देते हैं। कहां से? मूत्राशय से मूत्र मार्ग के द्वारा हम क्या करते हैं? शरीर से बाहर त्याग कर देते हैं। अब जो ये किडनी से जो जनरल सवाल बनते हैं जो किडनी से रिलेटेड, तो उनकी बात करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले आता है कि जो किडनी होती है, जो किडनी का जो हम अध्ययन करते हैं या विज्ञान की जिस शाखा के अंदर स्टडी करते हैं, क्या भाई देखिए, कोई भी चैप्टर पढ़ लो आप, साइंस के अंदर अलग अलग स्टडी होती है, उसके अलग अलग साइंटिस्ट होते हैं, उनके जो अलग अलग अध्ययनकर्ता होते हैं, तो उनकी सबकी अलग अलग ब्रांचें होती है। तो विज्ञान की वो शाखा जिसमें नेफ्रॉन का अध्ययन किया जाता है, किसमें? जिसमें ओनली फॉर वर्क या सॉरी नेफ्रॉन किडनी, क्या? जिसमें ओनली फॉर किडनी से संबंधित, जिसमें नेफ्रॉन वगैरह सब कुछ आ जाते हैं। तो किडनी का जिसमें विज्ञान की शाखा में अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं नेफ्रोलॉजी। क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। और जो इसका जो अध्ययन करता होता है, ये जो अध्ययन करने वाला होता है वो कहलाता है नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजिस्ट। मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या? नेफ्रोलॉजिस्ट। देखिएगा, बात करते हैं आपके आंखों का डॉक्टर होता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्थियोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? ऑप्थियोलॉजिस्ट। आपके हड्डियों का डॉक्टर ऑस्टियोलॉजिस्ट। ठीक है, आपके जो त्वचा का डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट। ये जो जितने भी डॉक्टर होते हैं, क्योंकि इनका जो विशेषज्ञ होते हैं, उनके बारे में खूब जानकारी होती है या उनके पास कुछ इसके बारे में विशेष डिग्री होती है, तो वो क्या कहलाता है? उसका विशेष अध्ययन करने वाला लॉजिस्ट होता है। जैसे नेफ्रॉन का जो विशेषज्ञ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं। आप जब कभी आपकी यूरेटर में या जो मूत्राशय में मूत्र में प्रॉब्लम होती है, जिस डॉक्टर को चेक कराते हो आप, हॉस्पिटल में जाते, तो उसके देख लेना डॉक्टर के नीचे लिखा होता है नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या होता है? नेफ्रोलॉजिस्ट। और जो हमारा साइको पढ़ता है, साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, इसके बाद आता है कि भाई किडनी का कलर कैसा होता रे? किडनी का जो कलर होता है ये आपका हल्का भूरा होता है। कैसा होता है? हल्का भूरा। अब हल्का भूरा आपका किडनी है, जो आप YouTube पे देख लेना किडनी का इमेज कैसा होता है। ठीक है, इसके बाद आता है कि इसका वेट कितना होता है, कि जो किडनी का जो भार है, कि जो आपकी भार है, इसकी किडनी का जो कितना भार दे रखा है, तो किडनी का जो आपका भार होता है शरीर के थोड़ी बहुत बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग भी होता है। तो आपके 150 से 170 ग्राम के अकॉर्डिंग औसतन होता है, एवरेज होता है कितना? 150 से 170 ग्राम। ठीक है, इसके बाद आता है कि जो एक किडनी है इसका आकार कैसा होता है। तो मैं बात करूं किडनी का जो आकार की बात करूं तो इसका आकार होता है आपका सोयाबीन का बीज देख रखा है, तो उस सोयाबीन का जो ऐसा बीज होता है, जैसे ऐसे बीज होता है सोयाबीन का, ये देखिएगा ऐसे ही बीज होता है, उसके जो बीज के अंदर जो ऐसे जो बीज की जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार होती है। तो इसलिए इसे जो आकार है वो सोयाबीन का बीज या जो सेम होता है, आपने जो सेम खा रखा है उसके तरह होता है। ठीक है, अब आता है कि भाई मानव शरीर में किडनी पाई कहां जाती है? किडनी कहां पाई जाती है? मस्तिष्क में तो नहीं होती है ना, यहाँ कंधों पे तो नहीं होती है ना, पैरों में नहीं होती है ना, तो कहां पे होती है? पेरिटोनियल कैविटी। क्या? पेरिटोनियल गुहा। कैविटी का अर्थ होता है गुहा। आपकी जो शरीर के अंदर जो पेरिटोनियल कैविटी होती है, जो ये नीचे वाला पार्ट होता है, उधर के जो पेट के नीचे वाला जो क्या पार्ट कहलाता है? पेरिटोनियल कैविटी। इस पेरिटोनियल कैविटी में या गुहा के अंदर क्या पाई जाती है? हमारे शरीर की दोनों किडनियां पाई जाती है। कहां पाई जाती है? किडनियां। कहां? पेरिटोनियल कैविटी। इसके बाद आता है कि भाई किडनी की यूनिट क्या होती है? एक इकाई होती है। जैसे हमारे शरीर की जो कोशिका की इकाई क्या होती है?
हमारे शरीर की क्या इकाई है, संरचनात्मक क्रियात्मक क्या इकाई है, कोशिका। जिसका क्योंकि हमारा जो शरीर है मुख्यतः किससे मिलकर बना है, कोशिकाओं से। कौन सी कोशिकाएं होती हैं, बहु कोशिकाएं। कि हमारे एक शरीर जैसे त्वचा की अलग कोशिकाएं हो गई, हमारे बालों की अलग कोशिकाएं हो गई, जितने भी शरीर के जितने पार्ट हैं कोशिकाएं से मिलकर बनी होती हैं। क्योंकि कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, जितने भी कोशिकांग पाए जाते हैं कोशिका के अंदर। उसी प्रकार जो हमारा जो कोशिका शरीर में जिस प्रकार कोशिका हमारी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है, उसी प्रकार जो किडनी होती है, उस किडनी का जो संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई मानो कि यह एक यूनिट क्या होती है, तो उसकी यूनिट होती है नेफ्रॉन। क्या होती है, नेफ्रॉन। और उसी नेफ्रॉन की आगे हम बड़ी विस्तार से बात करने वाले हैं कि नेफ्रॉन होता क्या है, इसलिए इसे क्यों यूनिट का दर्जा क्यों दिया है, उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है कि भाई संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन होती है, आपकी किडनी की आपकी नेफ्रॉन होती है। ठीक है, इसके बाद आती है कि जो किडनी है, ये जो किडनी है इसका फंक्शन क्या है, कि भाई किडनी क्या कार्य करती है। तो किडनी का जो कार्य होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। क्या करती है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। यहां पे हिंदी में होता है रक्त का छन्नीकरण, यानी कि रक्त को यहाँ पे निस्यंदन करती हैं, या निस्यंदन का अर्थ होता है रक्त को छानना। क्योंकि यहाँ पे क्या लगी होती है, नेफ्रॉन लगी होती है। नेफ्रॉन के अंदर जिस प्रकार आपके चाय की जो छलनी होती है, चाय पत्ती ऊपर रह जाती है, चाय का जो चाय होती है वो नीचे आ जाती है और पत्ती ऊपर रह जाती है। इसी प्रकार जो आपका जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो अलग रह जाते हैं, किसमें, नेफ्रॉन के अंदर। और जो शुद्ध पदार्थ होते हैं वो शरीर में कहां से, नेफ्रॉन से होते हुए वापस शरीर में आते हैं, उसकी भी बात करेंगे। तो ये क्या करता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड का क्या कर रहा है, छन्नीकरण कर रहा है। और छन्नीकरण करने के बाद जो ऊपर छन्ना हुआ पदार्थ आता है वो क्या होता है, यूरिन होता है, आपका मूत्र या पेशाब होता है। क्या होता है, पेशाब होता है। और वो पेशाब कहां पे बनता है, आपके किडनी के अंदर बनता है। ठीक है भाई, इसके बाद आता है कि भाई किडनी के अंदर जो हम क्या मुख्य यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। आज हम जो अभी पढ़ने वाले हैं क्या, इसके बाद नेफ्रॉन पढ़ने वाले हैं कि नेफ्रॉन क्या होता है और नेफ्रॉन की संरचना क्या होती है, नेफ्रॉन के जो। तो दोस्तों अब जो हम पढ़ने वाले हैं नेफ्रॉन के बारे में, कि भाई जो किडनी पढ़ रहे थे, किडनी की जो एक यूनिट होती है नेफ्रॉन, कि भाई नेफ्रॉन कैसा होता है, नेफ्रॉन की संरचना होती है, नेफ्रॉन किस पर कार्य करता है। तो हमारी किडनी है वो किस पर कार्य करती है, प्रानिस्यंदन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पे। किस पे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या जब प्रानिस्यंदन जो क्रिया है किसमें पाई जाती है, आपके नेफ्रॉन के अंदर। किडनी होती है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन होती है, वहां पर क्या होती है, प्रानिस्यंदन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया पाई जाती है। ठीक है, जब अगर हमारी किडनी फेल हो जाती है या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की जो क्रिया फेल हो जाती है तो हमारी किडनी काम नहीं करती है, तो हम क्या कराते हैं, आपके डायलिसिस कराते हैं। क्या कराते हैं, डायलिसिस कराते हैं। डायलिसिस क्यों कराते हैं, क्योंकि हमारी जो किडनी होती है वो क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल रूप से या कृत्रिम रूप से किडनी को चलाने के लिए क्या करते हैं, हम डायलिसिस की क्रिया कराते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ने गए भाई कि आपकी जो नेफ्रॉन है, कि जो नेफ्रॉन की जो संरचना होती है कैसे होती है, किस प्रकार की होती है, तो उस हम संरचना के बारे में बात करने वाले हैं, आपके किडनी की जो संरचना होती है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले क्या होता है, जो आपकी जो किडनी होती है इसमें जो नेफ्रॉन होती है, तो नेफ्रॉन की जो संरचना इस प्रकार की होती है। तो देखिएगा इसमें क्या होता है, सबसे आगे क्या होती है, नेफ्रॉन के एक सबसे ऊपर बना होता है एक कुछ जाली नुमा या छलनी नुमा जो संरचना होती है, जिसे कहते हैं आप क्या, बोमन संपुट। क्या कहते हैं, बोमन संपुट कहते हैं। जो कैसी होती है, आप जिस प्रकार चाय छानते हैं छलनी से, उसी प्रकार जो हमारा जो फिल्ट्रेशन की जो क्रिया होती है वो कहां से शुरू होती है, आपके बोमन संपुट से होती है। और इस बोमन संपुट में दो प्रकार की धमनियां आती हैं। क्या आती हैं, दो प्रकार की धमनियां आती हैं। और ये जो धमनियां हैं कौन कौन सी होती हैं, तो देखिएगा एक तो होती है अभिवाही धमनी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आपके एफेरेंट। क्या कहते हैं, एफेरेंट कहते हैं। और एक होती है अपवाही, जिसे कहते हैं इफेरेंट। क्या कहते हैं, इंग्लिश में इफेरेंट कहते हैं। अब आता है कि सर ये एफेरेंट और इफेरेंट या अभिवाही या अपवाही धमनियां क्या होती हैं। तो हमारे किडनी में क्या होते हैं, फेफड़ों से क्या आता है, ब्लड आता है। क्या आता है, ब्लड आता है किडनी के अंदर शरीर के विभिन्न अंगों से। तो वो किस धमनी से आएगा, आपके अभिवाही धमनी से। तो आपको याद रखना है क्वेश्चन की हमारे शरीर में जो किडनी के अंदर जो ब्लड लेके आती है वो कौन सी धमनियां होती हैं, अभिवाही धमनियां। कौन लेके आती हैं, अभिवाही धमनियां लेके आती हैं। और उस
ब्लड के अंदर किसकी मात्रा होती है, एक तो होता है आपका ग्लूकोज और एक होता है ब्लड, और उसके अंदर होते हैं आयंस यानी कि जो मिनरल्स होते हैं जैसे कैल्शियम है, आयरन है, पोटेशियम है, सोडियम है, ये सब ब्लड के अंदर होते हैं। और उसके साथ क्या आएगा, जल आएगा ब्लड के साथ, और उसमें क्या आएगा, अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड। ठीक है, इसके बाद आता है कि सर ये अभिवाहिनी के माध्यम से किस में आ गया, किडनी के अंदर आ गया, और जब किडनी के अंदर अब क्या होगा, फिल्ट्रेशन की क्रिया शुरू होगी, यानी कि प्रानिषेधन की क्रिया शुरू होगी, और वो जो किसके द्वारा होगी, बोमन संपुट में उपस्थित एक ग्लोमेरुलस क्या होती है, जो ये जो जालीनुमा जो मैंने संरचना बनाई है, या जो ये जो छलनी नुमा जो संरचना है, वो क्या कहलाती है, आपकी ग्लोमेरुलस कहलाती है। जब यहाँ पे निषेधन की क्रिया हो जाती है या छन्नीकरण की क्रिया होती है, तो जो ब्लड का जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो चीजें यहाँ पे छन जाती हैं या जो ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन हो जाती है, तो वो ब्लड का जो पार्ट है वो किससे चली जाती है, वापस अपवाहिनी धमनियों के साथ ब्लड को किस में भेज दिया जाता है, आपके बॉडी के अंदर वापस भेज दिया जाता है। और जो चीजें यहाँ पे ग्लोमेरुलस में निषेधन की क्रिया जो नहीं हुई है, या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो फिल्ट्रेशन की जो क्रिया है नहीं होती है, तो वो आगे जो उसको कहां पे भेज दिया जाता है, आपके समीपस्थ कुंडलित नलिका, जो ये भाग है यहां पे आ जाती है, क्या आ जाती है, यहां पे आ जाती है। और ये भाग क्या कहलाता है, आपका समीपस्थ कुंडलित नलिका, क्या कहलाती है, समीपस्थ कुंडलित नलिका। और यहां पे किसका जो निषेधन होता है, या प्रानिषेधन क्रिया की यहाँ पे किसकी होती है, तो यहाँ पे होती है एक तो हाइड्रोजन की, H+ आयन होते हैं, उनका जो फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है, आपके समीपस्थ कुंडली के में होता है। और उसके साथ होता है ग्लूकोज। अगर भाई आपके शरीर के अंदर सबसे ज्यादा क्या है, ग्लूकोज है ब्लड के अंदर, क्योंकि ग्लूकोज क्या करता है, आपके जो रक्त में प्रवाह जो ऑक्सीजन और CO2 को क्या करती है, लेके जाती है, और वो CO2 को तो ग्लूकोज किस में तोड़ता है, ऑक्सीजन के द्वारा CO2 में तोड़ता है। ठीक है, और इसके साथ क्या होता है समीपस्थ कुंडली में, और किसका निषेधन होता है, अमीनो अम्ल का। वो अमीनो अम्ल भी क्या करते हैं, वापस छन जाते हैं, और क्या करते हैं, आपके वापस यहां से अपवाही धमनी के द्वारा आपके ब्लड के द्वारा किसमें वापस बॉडी में भेज दिए जाते हैं। क्योंकि ग्लूकोज की हमें रिक्वायरमेंट रहती है, अगर हमारे शरीर से ग्लूकोज बाहर आ जाएगा तो आपके क्या होता है, शुगर की बीमारी होती है, जिसको शुगर की बीमारी हो रखी है, तो वो क्या होता है, उसमें क्या, ये जो ग्लूकोज की जो क्रिया है, क्योंकि उसमें किडनी फेल हो रखी है, किडनी का कौन सा भाग, आपके समीपस्थ कुंडली का, क्योंकि वो ग्लूकोज को आगे भेज देती है, और यहां से मूत्र के द्वारा हम क्या करते हैं, बाहर त्याग देते हैं। और शरीर से जब मूत्र के द्वारा ग्लूकोज त्याग दिया जाता है, तो हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, और ग्लूकोज की कमी होती है तो शरीर में क्या होती है, O2 और CO2 का सही तरह से प्रॉपर तरीके से आपके परिवहन नहीं होगा, और परिवहन नहीं होगा तो आपके शोषण से संबंधित प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब क्या हो गया, जब कुछ यहां से मिनरल्स है, आपके H+ आयंस है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, यहां पे फिल्ट्रेशन हो गए तो वापस आपके बॉडी के अंदर भेज दिए जाते हैं। लेकिन कुछ चीजें और रह जाती हैं, जैसे मिनरल्स है, Na+ है, सोडियम है, पोटेशियम है, इनका को क्या होता है, फिल्ट्रेशन जो हैवी मेटल्स होते हैं उनका फिल्ट्रेशन नहीं होता है, तो ये क्या कर दिया जाता है, थोड़े और आगे भेज दिया जाता है, किसमें, आपके हेनले का लूप, जो सबसे बड़ा भाग होता है इसका, जो नेफ्रॉन की जो संरचना का जो सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, आपके हेनले का लूप। और जो इसकी आकृति होती है यू आकार की, कैसी होती है, यू आकार, जिसे क्या कहते हैं, आपके हेनले का लूप कहते हैं। और इसी हेनले के लूप से कुछ चीजें वापस किस में आ जाती हैं, आपके दूरस्थ कुंडलिका नलिका, जो दूरस्थ कुंडलित नलिका होती है उसमें आ जाती हैं, और उससे बाद आपके जाती हैं संग्राहक नलिका में। तो आपकी जो किडनी की जो संरचना है कुछ इस प्रकार, किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है। अब आता है कि भाई नेफ्रॉन को एक बार हम वापस पढ़ते हैं कि भाई सबसे पहले क्या होती है, अभिवाही धमनियां। कौन सी, अभिवाही धमनियों से ब्लड के साथ ग्लूकोज, आयंस, वाटर, मिनरल्स, एमिनो एसिड, ये सब किसमें आ गए, आपके बोमन संपुट में। ठीक है, बोमन संपुट में क्या लगे होते हैं, ग्लोमेरुलस, क्या लगे होते हैं, ग्लोमेरुलस। कुछ आवश्यक चीजों के तो आपके क्या होती हैं, ब्लड के अंदर सारी चीजें आती हैं भाई, जरूर जिस चीज को हमारी रिक्वायरमेंट है वो भी चीज साथ आती है, तो उसको क्या कहते हैं, कुछ चीजों को तो अपवाही धमनियों द्वारा ब्लड के द्वारा किसमें भेज दिया जाता है, बॉडी के अंदर भेज दिया जाता है। और लेकिन कुछ चीजों की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो वो रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन वहां पे इस ग्लोमेरुलस में क्या होता है, फिल्ट्रेशन नहीं होता है, तो ये आगे किसमें भेज दी जाती है, समीपस्थ कुंडलिका में, नलिका में भेज दी जाती है, जहां पे H+ आयन, ग्लूकोज का, एमिनो एसिड का वापस निषेधन होता है, तो वापस यहाँ पे ब्लड के द्वारा वापस भेज दिया जाता है। लेकिन कुछ चीजों का नहीं होता है तो वो आगे भेज दिया जाता है हेनले के लूप में, और हेनले के लूप से आगे होता हुआ आपके आ जाता है किसमें, दूरस्थ कुंडली की नलिका में, और इसके द्वारा आपके किस प्रकार जो किडनी है वो कार्य करती है। ठीक है, नेफ्रॉन है जो किडनी के
कार्य करती है। ठीक है, इसके बाद आता है कि जो मूत्र का जो संगठन होता है, जो कंपोजिशन ऑफ ब्लड है, सॉरी यूरिन है, जो मूत्र का जो संगठन है वो किस प्रकार होता है। तो देखिएगा मूत्र के संगठन है जो दो प्रकार का होता है, ये तो होता है नॉर्मल और एक होता है एबनॉर्मल कंडीशन। हमारे शरीर में क्या होती है, एक तो नॉर्मल कंडीशन में होती है तो क्या होते हैं, हमारे मूत्र में क्या होती है 95% तो जल आता है और उसके साथ 2.6% क्या आता है, यूरिया आता है और 0.4% आता है आपके अंदर यूरिक एसिड होता है और 2% में मिनरल्स होते हैं जिसमें सोडियम है, पोटेशियम है और उसके साथ होती है क्रिएटिन। क्या होती है, क्रिएटिन होती है। और ये क्रिएटिन क्या होती है इसको समझिएगा, आपके लिए ये नया शब्द है क्रिएटिन। क्रिएटिन ये वो होती है जो बोन्स और मसल्स होती हैं उससे जो अपशिष्ट निकलते हैं उसे जो बोन्स और मसल्स का जो कंपाउंड होता है वो क्या कहलाता है, आपके क्रिएटिन फॉस्फेट। क्योंकि अस्थियों के अंदर कौन सा होता है, कैल्शियम और फॉस्फेट होता है, तो ये क्या कहलाता है, क्रिएटिन फॉस्फेट कहलाता है। ठीक है, ये तो होता है नॉर्मल स्थिति में कि भाई आप जैसे आप नॉर्मल है तो आपके जो मूत्र का कंपोजिशन होगा तो वो कुछ इस प्रकार होगा। जब आपका जो शरीर की स्थिति अब नॉर्मल यानी कि असामान्य स्थिति है या आपके शुगर हो गया, कुछ और प्रॉब्लम होगी, तो आपका जो मूत्र का संगठन में क्या होगा कि इसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। क्या ये जो मूत्र है इस संगठन में क्या आ जाएगा, ग्लूकोज आ जाएगा। और अगर शरीर के मूत्र के साथ ग्लूकोज ज्यादा निकलेगा तो वो कौन सी बीमारी होगी, ब्लड शुगर। क्या होगी, ब्लड शुगर होगा। तो ठीक है, ये हो गया मूत्र संगठन, नेफ्रॉन की संरचना, किडनी की संरचना, किडनी के बारे में, उत्सर्जन के बारे में। अब इसके बाद कुछ की पॉइंट आते हैं जो कंपटीशन एग्जाम की नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट और फैक्ट होते हैं। उन चीजों को हमें पढ़ना है साथ में क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ रखा है, तो हम उन की पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अब आती है हमारी जो की पॉइंट होती है जो किडनी से रिलेटेड या जो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित जो की पॉइंट होती हैं या जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनका कई बार जिक्र कर रखा है एग्जाम में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक एक पॉइंट के समझते चलेंगे साथ में। तो सबसे पहले नंबर 1 पे आता है कि जो किडनी किस प्रोसेस पर कार्य करती है, कि जो किडनी है वो कार्य अभी मैंने पीछे भी बताया है कि जो किडनी है हमारी जो नेफ्रॉन है वो किस पर कार्य करती है, प्रानिस्यंदन, जिसे कहते हैं आपके इंग्लिश में अल्ट्रा फिल्ट्रे, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, जो प्रानिस्यंदन हिंदी में कहते हैं। हमारी जो किडनी है वो किस पर कार्य करती है, प्रानिस्यंदन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पर कार्य करती है। ठीक है, दूसरी बात आती है कि जो मूत्र का जो गंध होती है, जो मूत्र में जो बदबू आती है, आप जब टॉयलेट में जाते हो सार्वजनिक टॉयलेट में तो वहां पे गंध आती है, वो किस कारण आती है, अमोनिया के कारण। तो अब आती है कि जो गंध अमोनिया के कारण क्यों आती है, क्योंकि यूरिया है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनियम में बदल जाता है। और वो जो अमोनिया है वो एक क्या है, विषैला है, गैस है और बदबूदार है। ठीक है, इसके बाद नंबर 3 पे आता है मूत्र का पीला रंग किस कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। और ये जो यूरोक्रोम का जो निर्माण होता है वो किस समय होता है, जब हेमोग्लोबिन का विघटन होता है या जो हेमोग्लोबिन टूटता है तो किसका निर्माण होता है, आपके यूरोक्रोम का निर्माण होता है। ठीक है, नंबर 4 पे आता है मूत्र का पीएच कितना होता है, 6.6 से लेके 6.4 तक भी हो सकता है। तो इसका अर्थ होगा ये क्या है, आपका एसिड है। और कैसा एसिड है, आपका दुर्बल एसिड है, यानी कि हल्का अम्ल है। तो यहाँ पे किसकी मात्रा होती है, H+ आयनों की संख्या बढ़ी हुई होती है। ठीक है, इसके बाद आता है कि मूत्रवाहिनी की जो लंबाई होती है, जो हमने बात की अभी किडनी से मूत्राशय को जोड़ने का जो कार्य, ये जो देखिएगा ये किडनी है और ये है, ये क्या है आपका यहाँ पे मूत्राशय बना है। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, आपकी मूत्रवाहिनी कहलाती है। और ये जो मूत्रवाहिनी की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। और ये किडनी कहाँ पे आके मूत्रवाहिनी में खुलती है। ठीक है, इसके बाद आती है आपका जो ये 6 नंबर है, मूत्राशय में कितना मूत्र एकत्रित, ये जो है क्या है, मूत्राशय। इस मूत्राशय के अंदर कितना मूत्र हम एकत्रित कर सकते हैं या इसमें कितना मूत्र को रोके रख सकते हैं। तो मैं बात करूं महिलाओं में और पुरुषों में थोड़ा अलग होता है। तो महिलाओं की जो एकत्रित करने की जो क्षमता होती है या रोके रखने की जो क्षमता होती है 800 ml, एक साथ कितना, 800 ml से ज्यादा नहीं होगा भाई। जब 800 ml से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगी, आपका मूत्राशय फट जाएगा भाई। ठीक है, इसके बाद गर्ल्स की बात होती है तो गर्ल्स में कितनी होती है, या फीमेल की बात करूं मैं तो 500 ml होती है। कितनी इनकी जो कैपेसिटी होती है, जो मूत्र की जो रोकने की जो इस मूत्राशय की जो कैपेसिटी होती है कितनी होती है, 500 ml होती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि जो मूत्र त्यागने की जो चेतना, कि भाई हमारे शरीर में जब मूत्र लगता है या हमें पेशाब लगता है तो कितना ml मूत्र बन जाता है, तो हमें
पता चल जाता है, या हमारा जो चेतना, ये जो हमारे को मस्तिष्क को सिग्नल दे देता है कि भाई आपके मूत्र की संख्या बढ़ गई है और इसको पेशाब को त्यागो। तो वो कितनी संख्या बढ़ती है, जब हमारे मूत्राशय के अंदर इसकी जो संख्या 150 से कितनी 200 ml हो जाती है, तो हमारे को सिग्नल आ जाता है दिमाग में अब, और हम क्या करते हैं, मूत्र को त्याग करते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद नंबर 8 पे आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट GFR। आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है और इसका जो रेट है वो भी याद रखना है। GFR का होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, और ग्लोमेरुलस का संबंध किससे है, आपके नेफ्रॉन से है, या नेफ्रॉन ना तो आपका किडनी से संबंध है, किसका, ग्लोमेरुलस का। ठीक है। और ये जो ग्लोमेरुलस है जो क्या करता है, फिल्टर का कार्य करता है। अब तो ग्लोमेरुलस फिल्टर रेट कितनी होती है, तो आपकी जो 1 मिनट में जो रेट होती है इसकी 125 ml पर मिनट है, जो वो कौन छानता है, आपका ग्लोमेरुलस। जो हमने बोमन संपुट में पढ़ा था कि बोमन संपुट में ग्लोमेरुलस छलनी नुमा जो संरचनाएं होती हैं वो क्या करती हैं, 1 मिनट के अंदर कितना 125 ml ब्लड को जो फिल्ट्रेट करती हैं। और अगर पर डे की बात करें तो 180 लीटर पर डे किडनी कार्य करती है, ये सॉरी ग्लोमेरुलस क्या करती है, 180 लीटर पर डे। ठीक है। इसके बाद आती है कि जो मूत्र मार्ग की लंबाई, जो हमने ये जो मूत्र मार्ग की लंबाई है, यहाँ से जो ये मूत्र निकलेगा, इस मूत्र मार्ग की जो लंबाई है बॉयज में तो होती है 10 सेंटीमीटर और गर्ल्स में होती है आपकी 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। इसके बाद 10 नंबर पे आता है सर्वप्रथम किडनी प्रत्यारोपण। ये काफी बार एग्जाम में पूछा है। जैसे सबसे पहले हार्ट प्रत्यारोपण कहाँ पे किया था, दक्षिण अफ्रीका में किया था। तो इसी प्रकार तो सबसे पहले जो आपकी किडनी प्रत्यारोपण है वो किसने किया था, आपके जोसेफ मुरे ने। किसने, जोसेफ मुरे ने कब किया था, 1954 में। कहां पे किया था, यहाँ पे पीटर बेंट हॉस्पिटल, कौन सा, पीपर बेंट हॉस्पिटल नाम एक हॉस्पिटल है जहां पे इसका किडनी का सबसे पहले प्रत्यारोपण किया था। ठीक है। इसके बाद आता है जो गाउट, एक डिजीज होता है, क्या होता है, गाउट, या जिसे गांठिया बीमारी भी कहते हैं। और ये गांठिया बीमारी किस कारण होती है, हमारे शरीर में क्या होती है, जब यूरिक एसिड होता है। क्या हमने जब बात की जो ब्लड का जो मूत्र का संगठन की बात की, उसमें एक आता है यूरिक एसिड। क्या आता है, यूरिक एसिड, जिसकी मात्रा होती है 0.4%। अगर इसकी जो क्वांटिटी है जब ज्यादा हो जाती है तो ये क्या करती है, हमारे शरीर की जॉइंट या जंक्शन होते हैं। जैसे कि मैं ये अंगुली बात करता हूँ, ये क्या है, जंक्शन है। ये कौन क्या है, मेरा जंक्शन है, ये जॉइंट है। ये घुटने क्या है, जॉइंट है। तो अगर यहाँ पे क्या होती है, यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है शरीर में, तो ये क्या करती है, जॉइंट पे इफेक्ट पड़ती है। और जॉइंट दर्द होने पे क्या होती है, आपके जब बुढ़ापा आता है तो कभी कभी लोगों में क्या आता है, थोड़े घुटने और दर्द करते हैं। वो किस कारण करते हैं, क्योंकि उनके शरीर के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ गई है। और वो किस कारण बढ़ी है, क्योंकि उसके शरीर में जो फिल्ट्रेशन की जो क्रिया थोड़ी कमी हो गई है। ठीक है। ये जो और कौन सी बीमारी होती है, गाउट रोग। आपको ये याद रखना है कि गाउट रोग में किसकी मात्रा बढ़ती है, या यूरिक एसिड बढ़ जाने से कौन सी बीमारी होती है, तो आपका उत्तर होगा गाउट। अभी कभी आज के बाद आप कभी भी नहीं भूलोगे कि गाउट बीमारी क्या होती है। ठीक है। इसके बाद नंबर 12 पे आता है कि उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन। देखिएगा, ये चीज हमें सबसे पहले पढ़नी चाहिए, लेकिन अब आगे आपके सामने कि जो उत्सर्जन तंत्र है उसका जो अध्ययन करते हैं विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत, उसे कहते हैं यूरोटोलॉजी। क्या, यूरोटोलॉजी। यूरोटोलॉजी जिस विज्ञान की शाखा में उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं यूरोटोलॉजी। ठीक है। उसके बाद नंबर 13 पे आता है कि एक शब्द आता है यूरेमिया। एक डिजीज आती है, क्या आती है, यूरेमिया। उस यूरेमिया को क्या कहते हैं या क्या होता है यूरेमिया, तो देखिए मूत्र के अंदर क्या है, यूरिया का बढ़ना। जब हमारे मूत्र का जो संगठन होता है तो यूरिक एसिड बढ़ने से तो गांठिया रोग होता है, और जब यूरिया बढ़ जाती है तो कौन सी बीमारी होती है, यूरिमा बीमारी हो जाती है। ठीक है। इसके बाद नंबर 14 पे आता है नेफ्राइटिस। क्या आता है, नेफ्राइटिस। इसके शब्द से संबंधित है कि भाई ये नेफ्रॉन से संबंधित है। तो यहाँ पे क्या होता है, नेफ्रॉन में जब सूजन आ जाती है, जब हमारे जो नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें क्या होती है, थोड़ी बहुत सूजन आ जाती है, तो उसे कहते हैं नेफ्राइटिस। के भाई इसको नेफ्राइटिस हो गए हैं। नेफ्राइटिस का अर्थ होता है इसमें नेफ्रॉन में क्या आ गई है, सूजन आ गई है। भाई इसको यूरिमा हो रखा है, यानी कि इसके मूत्र के अंदर क्या है, यूरिया का मात्रा ज्यादा है। अरे भाई इसको गठिया हो रखा है, यानी कि इसके मूत्र के इसके शरीर के अंदर क्या है, यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ गई है और जॉइंट पे प्रॉब्लम कर रही है। ठीक है। इसके बाद आता है डायलिसिस। क्या आता है, डायलिसिस, जिसका कहते हैं आर्टिफिशियल तरीके से ब्लड को छानना। जो क्या होता है, जिसकी किडनी फेल होती है तो उनको क्या करना पड़ता है,
हफ्ते में या 6-7 दिन बाद हॉस्पिटल जाकर उसको क्या कराना पड़ता है, डायलिसिस कराना पड़ता है, जिससे क्या है ब्लड का पूरा फिल्ट्रेशन होता है, पूरी बॉडी से ब्लड को लेके उसका फिल्ट्रेशन करके वापस बॉडी के अंदर भेज दिया जाता है। ये क्रिया कहलाती है डायलिसिस। और एग्जाम में कई बार पूछ रखा है कि डायलिसिस का संबंध है तो कौन से भाग से है, हमारे शरीर के पार्ट से, गुर्दे से संबंधित है, या ऐसे भी आ सकता है डायलिसिस का संबंध है तो ब्लड का छानना। ठीक है भाई, तो आज की जो क्लास है हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसके बाद आज जो आगे की क्लास होगी वो 2 दिन बाद आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।